Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this educational academy and hope you will live a better, prosperous and happy life. आज का मोटिवेशनल कोटेशन ताकि आप फ्रेश, रिफ्रेश, एक्टिव और चेंजफुल रहें। पादपों में पारिजात, पर्वतों में हिमवान, नदियों में जाह्नवी मनोज्ञता की खान है। पादपों में पारिजात, पर्वतों में हिमवान, नदियों में जाह्नवी मनोज्ञता की खान है। मोर सा मनोहर न कोई खग रूपवान, फूल कौन दूसरा गुलाब के समान है कि फूल कौन दूसरा गुलाब के समान है। आइए इंटरमीडिएट क्लास 12 पोएट्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस आज हम आपको पढ़ाएंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन साहब ने बड़े मार्मिक ढंग से कविता लिखी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आपको लेसन स्टार्ट करें, लेसन के बारे में कुछ बताएं, आइए मीनिंग को देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में आप इंग्लिश का इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है, तो हम कोशिश ये करेंगे और आप भी ये कोशिश करेंगे कि डुअल मीनिंग याद करें ताकि आप एक्सप्लेन करने में आपको मदद मिले। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, अपने अंधेपन पर। कंसीडर मीन्स थिंग्स, लाइट मीन्स आई साइट, कंसीडर मीन्स थिंग्स मीन्स सोचना, लाइट मीन्स आई साइट मीन्स रोशनी, स्पेंड मीन्स फिनिश्ड समाप्त हो गई, आर मीन्स बिफोर पहले, डार्क मीन्स शैडो अंधेरा, वाइड मीन्स अब्रोड विस्तृत, टैलेंट मीन्स एबिलिटी प्रतिभा, लास्ट भी रिमेंड पड़ी हुई, बेंट मीन्स एक्सपीरियंस अनुभवी या झुकना, देयरविथ मीन्स विथ इट उससे, लेस्ट मीन्स लेस देन कहीं ऐसा ना हो कि, मेकर मीन्स क्रिएटर अर्थात गॉड, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान अर्थात मालिक ईश्वर, अकाउंट मीन्स रिपोर्ट माय वर्क अपने कार्यों का लेखा जोखा, प्रेजेंट मीन्स गिवन प्रस्तुत करना, चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड फटकारना, एग्जैक्ट मीन्स डिमांड उम्मीद करना, डिनाइड मीन्स नॉट अलाउड इनकार किया, फॉन्डली मीन्स फुलिशली मूर्खतापूर्वक, पेशेंस मीन्स पावर ऑफ सफरिंग धैर्य, माइल्ड मीन्स सॉफ्ट हल्का या मुलायम, योक मीन्स जुआ कष्ट, बाइंडिंग मीन्स कमांड आज्ञा, स्पीड मीन्स रन वेरी फास्ट तेज दौड़ते हैं, पोस्ट मीन्स मोर स्विफ्टली तेजी से चलना, ओशन मीन्स सी समुद्र, रेस्ट मीन्स रिलीफ विश्राम अर्थात आराम, सर्व मीन्स वर्क फॉर गॉड ईश्वर की सेवा करना, वेट मीन्स अबाइड प्रतीक्षा या इंतजार करना। गाइज ये 14 लाइन की कविता मिल्टन साहब सॉनेट के रूप में लिखते हैं। ये कविता जो लिखी गई है वो सॉनेट है। मिल्टन साहब 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाते हैं और उन्हें अपने टैलेंट का सही यूज न करने पर खेद है। क्या कहते हैं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन which represents his early reaction. On his blindness is a personal sonnet of John Milton which represents his early reaction to his blindness. He wants to use the poetic gift given to him by God. He wants to use the poetic gift given to him by God, but after became blind, he has deprived him of the required capability. But soon he feels his mistake. And react on his foolish. At last, he realized the supremacy of God. अंत में वह ईश्वर की महत्ता को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को
उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में महसूस करते हैं कि यह तो बहुत बड़ा भगवान, बहुत बड़ा आदमी होता है, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पोएट ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन साहब जो इस कविता को लिखे हैं, 40 लाइन की जो पोयम है, उसे सॉनेट कहते हैं। ये कविता है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसी कविता को हम लोग पढ़ेंगे जो 40 लाइन्स की है। मिल्टन साहब पहली स्टेंजा में लिखते हैं कि when I consider how my light is spent or half my days in this dark wide and wide। कहते हैं कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी जिंदगी व्यतीत करने से पहले ही मैं कैसे अंधा हो गया। पहली लाइन में लिखते हैं मिल्टन साहब कि when I consider how my light is spent or half my days in this dark world and wide। जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मैं आधी जिंदगी व्यतीत करने से पहले ही मैं कैसे अंधा हो गया, या मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और वह लिखने की प्रतिभा, एंड दैट वन टैलेंट द एबिलिटी विच वी हैव, और दैट वन टैलेंट विच डेड टू हाइड लाज विथ मी यूजलेस। और वह लिखने की प्रतिभा, उनके पास कैसी प्रतिभा थी? लिखने की प्रतिभा थी। और वह लिखने की प्रतिभा जो इस समय मेरे पास बेकार पड़ी हुई है और जो मृत्यु के उपरांत ही नष्ट हो सकेगी। Once again, when I consider how my light is spent or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide lies with me useless। जब मैं सोचता हूँ, मिल्टन साहब कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी जिंदगी व्यतीत करने से पहले ही मैं कैसे अंधा हो गया, और वह लिखने, एंड दैट वन टैलेंट, और वह लिखने की प्रतिभा जो इस समय मेरे पास बेकार पड़ी हुई है, मृत्यु के उपरांत ही नष्ट हो सकेगी। नेक्स्ट स्टेंजा, इस कविता की विशेषता है कि अंतिम लाइन में से जो हाफ लाइन है वो नेक्स्ट स्टेंजा के लिए होती है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। यद्यपि कविता लिखकर मैं अपनी मालिक की सेवा करने के लिए अधिक अनुभवी हो गया हूँ। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। यद्यपि कविता लिखकर मैं अपनी मालिक की सेवा करने के लिए अधिक अनुभवी हो गया हूँ, या मेरे पास अधिक टैलेंट है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जब मैं अपने कार्यों का विवरण उसके समक्ष प्रस्तुत करूं तो वह यह कहकर फटकारे कि तुमने कविता लिखकर मेरी सेवा नहीं की, तुमने कविता लिखकर मेरी सेवा नहीं की। उसके बाद मिल्टन साहब कहते हैं कि डाथ गॉट एग्जैक्टली लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। तब मैं उदास और दुखी मन से ईश्वर से मूर्खतापूर्वक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से अच्छे कार्य की उम्मीद करता है, अर्थात उसे नहीं करना चाहिए। वंस अगेन, डाथ गॉट एग्जैक्टली लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। तब मैं उदास और दुखी मन से मूर्खतापूर्वक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से अच्छे कार्य की आशा करता है, अर्थात उसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइड। लेकिन इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइड, इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य तुरंत उत्तर देता है। उनके अंदर का धैर्य तुरंत उत्तर देता है। क्या कहता है? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट। ईश्वर को व्यक्ति के कार्यों, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन वर्क्स आर हिज ओन गिफ्ट। ईश्वर के व्यक्ति के कार्यों
या उसके दिए हुए उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। God doth not need either man's work or his own gift। ईश्वर को व्यक्ति के कार्यों या उसके दिए हुए उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। Who best bear his mild yoke, they serve him best। वो भी उसकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं जो कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। Who best bear his mild yoke, जो कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी उसकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं। इसको इस लाइन में पिरो के कहेंगे तो क्या होगा, वे भी उसकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं जो कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। अंतिम लाइन या अंतिम स्टेंजा, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। लास्ट स्टेंजा में मिल्टन साहब कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु विल स्टैंड एंड वेट। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु विल स्टैंड एंड वेट। उसकी स्थिति राजा के समान होती है। यहाँ से जब आदमी जब डेथ करके स्वर्ग में पहुँचता है तो वहाँ पर भगवान सिंहासन पर बैठा रहता है, सभी लोग लाइन से खड़ा होते हैं और भगवान सबसे बारी बारी सबका हिसाब लेता है जॉन मिल्टन साहब के अनुसार। और वो क्या कहते हैं अंतिम कि कैसे करता है, क्या स्थिति होती है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। थाउजेंड एट इज बर्डिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, हजारों देवदूत धरती और समुद्र पर बिना विश्राम किए ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। एंड थाउजेंड एट इज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। हजारों देवदूत धरती और समुद्र पर बिना विश्राम किए ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अंतिम लाइन, दे आल्सो सर्व हु विल स्टैंड एंड वेट। मिल्टन साहब के अनुसार वे भी उसकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं। दे आल्सो सर्व हु विल स्टैंड एंड वेट, वो भी उसकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं जो अपने भाग्य पर संतोष करके अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। वंस अगेन, हिज स्टेट इज किंगली, अंतिम लाइन, अंतिम स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी स्थिति राजा के समान होती है। थाउजेंड एट इज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु विल स्टैंड एंड वेट, उसकी स्थिति राजा के समान होती है। हजारों देवदूत धरती और समुद्र पर बिना विश्राम किए ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मिल्टन साहब कहते हैं कि वे भी उसकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं जो अपने भाग्य पर संतोष करके अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी व्यूअर से मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे अगर इसका अर्थ विधिवत समझना है तो इसके मीनिंग को तैयार कर लीजिए, इसे पढ़िए, पढ़ के अर्थ निकालिए, अर्थ निकाल के अपने रफ का पेज पर लिख लीजिए। एक बार यदि आप इसका अर्थ निकाल लिए तो ये कविता आपके लिए तैयार हो जाएगी। एक्सप्लेन करने में आपको मदद मिलेगी। और एक्सप्लेन इंटरमीडिएट में जानते हैं कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा इन इंग्लिश, संदर्भ प्रसंग सहित निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ लिखिए। तो इस कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम सिंबल डालते हैं, कविता कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जाएगी, फिर रेफरेंस लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर पोएम ब्यूटी करते हैं। पोएम ब्यूटी में हम क्या क्या करते हैं, पोएम ब्यूटी में वो कविता सोनेट है, लिरिक है, वेलेड है, इलेजी है, क्या है। तो ये कविता जो हम लोग जॉन मिल्टन का पढ़ रहे हैं वो सोनेट है। और इस कविता में
कुल 14 लाइन्स है जिसकी राइमिंग स्कीम है, राइमिंग यानी लय मिलाना। ए बी बी ए सी डी ई। What does it means? It means that first line rhyme with the fourth line and second line rhyme with the third line, and again first line rhyme with the fourth line and second line rhyme with the third line, and next first line rhyme with the fourth line and second line rhyme with the fifth line and third line rhyme with the sixth one. These are the rhyming scheme of this sonnet. A B B A C D E. That is the rhyming scheme of this poem. इस कविता में एक जगह अलंकार भी आया है, आपने ध्यान दिया होगा कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइड। इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य तुरंत उत्तर देता है। धैर्य निर्जीव है लेकिन काम कर रहा है सजीव की तरह। इसमें कौन सा अलंकार है? ये इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थॉट ऑफ ए लिविंग बीइंग। एक ऐसा अलंकार जिसमें किसी व्यक्ति के भाव या विचार, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, एक निर्जीव वस्तु के भाव या विचार को सजीव मान लिया जाए। लाइफलेस ऑब्जेक्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थॉट ऑफ ए लिविंग बीइंग। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि आप विधिवत अच्छे नंबर एग्जाम में पा सकते हैं, बेहतरीन ढंग से लिखकर, एक्सप्लेन करके, रेफरेंस करके। इसके लिए मैं रेफरेंस बोल दे रहा हूँ कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं कि इट इज पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन विच रिप्रेजेंट his early reaction to his blindness. He wanted to use the poetic gift given to him by God, but after becoming blind, he has deprived him of the required capability. Soon he feels his mistake and repent on his folly. At last he realizes the supremacy of God. God की महत्ता को महसूस करता है कि ईश्वर छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता, उसे तो बहुत बड़ा काम करने होते हैं। इस तरीके से हम समझते हैं कि कविता आप दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।